नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि दिसंबर 2024 का जो नेट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, क्या आपकी सबसे बेहतर टेक्निक होनी चाहिए, कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस विषय पे मैं आपसे बात करूं उसके पहले मैं दो तीन चीजों को बहुत क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप विगत दो या तीन जो पेपर हो चुके हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत हद तक ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो आने वाला पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। आपने देखा कि एक बार पूरा का पूरा यूजीसी ने मैथमेटिकल पेपर दिया। उस पेपर को देख के आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये पेपर बेसिकली इकोनॉमिक्स का है या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि लगभग 50 प्रश्न आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। उसके बाद जब अगला पेपर हुआ तो उसमें इंडियन इकोनॉमी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ गए और करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए। उसके बाद जब पेपर इस बार हुआ, जो आपने जून का पेपर दिया, उसमें आपने देखा कि जो पेपर पूछा गया था उसमें क्रोनोलॉजी फैक्ट्स, जो अगस्त में हुआ है, जो क्रोनोलॉजी और फैक्ट्स पूछे गए वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था। तो आप बहुत आसानी से ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि जो सेट पैटर्न है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का वो क्या रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिसंबर 2024 का जब एग्जाम दे तो उसमें आपको कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन पूछे जाए, माइक्रो के, मैक्रो के, इंटरनेशनल से, इससे बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। क्या पूछ ले यूजीसी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो सब कुछ आप तैयार करके जाएं। आप मैथमेटिकल के ऊपर फोकस करें, आप इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा फोकस करें, आप करंट इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करें। साथ ही साथ जो फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, जो क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, जो डेट पूछे जा रहे हैं, उनको आप देखिए कौन किताब किस राइटर ने लिखी, कब लिखी, उसकी क्रोनोलॉजिकल आर्टिकल क्या है। और साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने ही आने चाहिए, माइक्रो के, मैक्रो के, डेवलपमेंट इंटरनेशनल के, वो भी आपको जाननी चाहिए। तो यहां पे मैं आप सिंपल ये कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास जो टाइम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग लगभग 3.5 महीने की टाइम आपके पास है। और हो सके पेपर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए तो आपको 4 महीने का समय मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को आप इसके लिए तैयार करें कि मुझे जो दिसंबर 2024 है उसमें ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है और इसमें मुझे बेहतर स्कोर करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप ये होना चाहिए, अपने आप को समझाना कि मैं इस एग्जाम में बेहतर करूंगा। अगर अपने आप को आप समझा लेते हैं, अपने विल पावर को स्ट्रांग कर लेते हैं, अपने टारगेट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, तो जितनी डिजायर है, जितना आपको समय देना चाहिए इस एग्जाम के लिए, उतना आप दें। कम से कम मुझे लगता है कि आपको प्रत्येक दिन 8 घंटे की पढ़ाई, 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पूरे डेडिकेशन के साथ देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा मास्टर का सिलेबस है। एमए जो 2 साल में आप पढ़ते हैं उतना सिलेबस है। तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको डेली 8 से 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको करना पड़ेगा। आपकी कहां लूपहोल्स है, क्या कमियां है, उसको देखना पड़ेगा। अगर आप अपने कमियों को नजरअंदाज करते हैं, अगर कोई आपका सेक्शन वीक है उसके ऊपर अगर आप फोकस नहीं करते हैं, तो आप इस एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नेट आप क्वालिफाई कर भी सकते हैं बट जेआरएफ नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे से अपने आप के ऊपर आप फोकस करिए, क्या मेरे डिमेरिट्स है, कहां पे मेरा जो है कौन सा पोर्शन कमजोर है, उसके ऊपर कितना टाइम मुझे देना है, किस तरीके से हमको नोट्स बनाना है, सब कुछ ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के विषय में मैं यही आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या आपकी बुक लिस्ट रहेगी, क्या जो है आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको क्या स्टेप लेना है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या जो है तरीका है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम को देने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो सब्जेक्ट है पूरे के पूरे, जो 10 पेपर है पूरा का पूरा आपका कवरेज है कि नहीं, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं नहीं, सबको आपने पढ़ा है कि नहीं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट। और ये जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, तो इसमें एक चीज और भी है कि आपको रीड जो है कंसिस्टेंसी के साथ करना है, डेली टाइम देना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 दिन पढ़ा फिर 6 दिन आप रेस्ट करो, ऐसा नहीं। आपको अपने रूटीन में स्टडी को डालना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन काम करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन 8 से 9 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे बेहतर रिसोर्स को हम कलेक्ट करें। आपका जो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होना चाहिए,
इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि क्या चीजें हम पढ़े। आज के डेट में अगर आप बहुत हाई किताब भी पढ़े, लाइक एग्जांपल आप सारे जो है इंग्लिश राइटर्स की बुक पढ़े, सारे जो है फॉरेन राइटर्स की बुक भी पढ़ते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज वो कवर हो जाए। तो यहां पे आपको बैलेंस बना के रखना है कि क्या चीजें आपको पढ़नी है, किससे पढ़नी है, उसके विषय में मैं भी आपसे बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द रिसोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कौन से संसाधन है, क्या चीजें जहां से आपको पढ़नी चाहिए, और अपना एक खुद का शार्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको कितना भी बेहतर कोई नोट्स प्रोवाइड क्यों ना कर दे, लेकिन जब तक आपका खुद का अपना शार्ट नोट्स नहीं होगा तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग विषय की हो ही नहीं सकती। आप माइक्रो पढ़ रहे हो, आप मैक्रो पढ़ रहे हो, आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसका अपना खुद का एक शार्ट नोट्स बनाओ। जब वो शार्ट नोट्स आपका बना रहेगा तो पहले चीज ये कि लिखते टाइम, शार्ट नोट्स बनाते टाइम आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। सबसे बेहतर तरीके से आप उस समय चीजों को समझ रहे होते हो। तो सबसे पहले अपना शार्ट नोट्स बनाइए। शार्ट नोट्स बनाएंगे तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, और जब एग्जाम आएगा तो आप आसानी से उसको रिवीजन कर सकते हो। तो शार्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो ग्राफ के ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। ग्राफ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको खुद खुद ही ग्राफ को ड्रा करना है, उससे बेसिक कंक्लूजन डिराइव करने हैं, तो ग्राफ के ऊपर आपको काम करना चाहिए। फिर डिवाइड एंड प्लान द शेड्यूल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आने वाला 4 महीने में उसका शेड्यूल क्या है। देखो, कोई भी व्यक्ति तब तक आज के समय में सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसके पास परफेक्ट प्लानिंग ना हो। आने वाले टाइम में हमको किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है, किस तरीके से हमको फोकस करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तुमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने आप को टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, एक प्लान को फोकस करना पड़ेगा, और उस प्लान को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 15-15 दिन का प्लान बनाइए, 10-10 दिन का प्लान बनाइए, एक एक सप्ताह का प्लान बनाइए कि मैं क्या कर सकता हूं, इस वीक में मेरा क्या टारगेट है, क्या मैं उसको अचीव कर पा रहा हूं, नहीं अचीव कर पा रहा हूं, नहीं अचीव कर पाया तो क्यों नहीं अचीव कर पाया, अगर मैंने अचीव किया है तो कितना अचीव किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसके बाद प्रैक्टिस पेपर एंड मॉक, इसके बाद तुमको प्रैक्टिस पेपर और मॉक जरूर करना है। आप जो है, जब तक आप बेहतर क्वेश्चंस को नहीं करोगे, आपका आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो भी, बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको प्रैक्टिस और मॉक पे जरूर फोकस करना है। सॉल्व ग्राफ, आपको ग्राफ को सॉल्व भी करना है कि अगर ग्राफ है तो उससे क्या निकलेगा, कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालेंगे, डेड वेट लॉस कैसे निकालेंगे। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवाइज मोर, आपको बहुत से चीजों को रिवाइज करना है। जो भी आपने शार्ट नोट्स बनाया है, जो भी आपने अंडरलाइन चीजें करके रखी है, एग्जाम टाइम में रिवाइजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, चीजों को कलेक्ट करें, रिसोर्सेज को खंगालें, उस पर अपने शार्ट नोट्स बनाएं, और लास्ट 1 महीने में उसको रिवाइज करने पे पूरा फाड़ दें। फिर देखो, फाइनल मॉक टेस्ट एंड एग्जाम आप जो दोगे, तो आप अपने पूरे के पूरे इस एक्सक्लूजन को, पूरे के पूरे प्लान को आप मूर्त रूप में, टेंजिबल फॉर्म में उतारोगे और तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो एक छोटा सा एक मेरा प्रयास है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस प्लान को आपको जरूर एक्सिक्यूट करना चाहिए आपके अपने एग्जाम में। यही है जो आपको बनाएगी सफल। और जो सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं, ये सबके ऊपर भारी पड़ जाता है एक आशा की किरण कि मैं इसे कर लूंगा। तो सिंपल, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो, और कॉन्फिडेंस को हाई रखने के साथ साथ अपने आप पे कंसिस्टेंसी रखो, बी पॉजिटिव रहो, अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से मिलो, उनसे बातें करो, पॉजिटिव लोगों से बातें करो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्लान है कि किस तरीके से हम करेंगे। आइए अब इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट में बताता हूं कि क्या आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर बात करूं मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैं हमेशा कहता हूं आपको पढ़ना चाहिए एच.एल. आहूजा की बुक। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास हो सके कि ढेर सारी बुक आपके पास हो, और आप लोग जो है बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हो, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल किताबें पढ़ते हो, हॉलर बैरियर पढ़ते हो, कुशियानिस पढ़ते हो, नो डाउट सब पढ़ो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बाय एच.एल. आहूजा। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप विशुद्ध हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको एस.एन. लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। ये भी किताब वन ऑफ द बेस्ट है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और यहां पे देखिए, हमारा भी प्रयास है इसमें दिग्विजय इकोनॉमिका का, जो कि बहुत जल्दी टेंजिबल रूप में आपके सामने आएगा बुक के रूप में, उससे भी आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। आगे आइए, जब मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा हमेशा आपको कहूंगा कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं इस बुक की सबसे ज्यादा मुरीद हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। अब ये बुक जो है एच.एल. आहूजा की है, एस्टान पब्लिकेशन से है। अब इसमें जो है को-ऑथर के रूप में मैं जल्दी ही आपको दिखाई दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप यहाँ से ये बुक भी ले सकते हो, ये बुक भी ले सकते हो। इसका भी हिंदी जो है आता है, इसका भी आपका हिंदी वर्जन आता है।
इसका भी आपका हिंदी वर्जन आता है, और एस.एन. लाल सर की समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ मेरा भी प्रयास इस दिशा में चल रहा है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये ऐसे बच्चे जो कि कभी इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर बुक है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, वो है दामोदर गुजराती। कोश्यानिस को पढ़ सकते हो, दामोदर गुजराती को पढ़ सकते हो। हिंदी में कोई ऐसी बुक नहीं बनी है अकॉर्डिंग टू मी जो कि इकोनोमेट्रिक्स को पूरी तरीके से सॉल्व करता है, और इस दिशा में मैं प्रयास करूंगा कि ढेर सारे वीडियो में बनाऊं ताकि आपका इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसी बुक हिंदी मीडियम में नहीं है जिसको पूरा का पूरा कवर करती है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक इज मेहता मदानी। मेरे अकॉर्डिंग जो मेहता मदानी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा साहित्य भवन पब्लिकेशन की डॉक्टर शुक्ला और सहाय की जो बुक है, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डोमिनिक सल्वाटोर वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसको आप लोगों ने जरूर जरूर पढ़ा होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, टू द पॉइंट लिखा गया है, ज्यादा चीजों को नहीं लिखा गया है, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करता है, और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप विशुद्ध हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्रोफेसर एस.एन. लाल के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक इकोनॉमिक्स की जब बात आएगी तो एच.एल. भाटिया को मैं रिकमेंड करूंगा। एच.एल. भाटिया की बुक जो है अच्छी है। इसमें आप देख लीजिएगा कि जो बुक है दो भाग इसकी आती है, एक कंप्रीहेंसिव है जो सब कुछ कवर करती है, और एक बेसिकली इसकी बेसिक है। तो आपको कंप्रीहेंसिव वाली बुक आपको लेना है। साथ ही साथ आपको एस.एन. लाल सर की लोकबित वन ऑफ द बेस्ट बुक, मैं इसको हिंदी मीडियम में बेस्ट बुक बोलूंगा, इसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए, वो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जब मैं बात करूंगा मनी एंड बैंकिंग की, तो देखो मनी और बैंकिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट पे ढेर सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आरबीआई की साइट पे जाइए, वहां से चीजों को देखिए, वो आपको काफी कुछ अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ सूरज भान गुप्ता की अगर आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में, बट ये थोड़ी सी पुरानी एडिशन होने की वजह से बहुत कंटेम्पोररी चीजों को ये साथ में लेती नहीं है। और एस.एन. लाल सर का मुद्रा बैंकिंग भी आती है, उसको भी आप देख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बुक एपी थिलवाल है, एपी थिलवाल की बुक अच्छी है। साथ ही साथ एस.एन. लाल सर की जो है आर्थिक विकास आयोजन पर्यावरण, ये भी आपकी काफी अच्छी बुक है। मैं आपको बताऊं कि जो मॉडल्स है उसको आप समझने के लिए मेरे वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आप नेट से भी जितने भी आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ के मॉडल्स हैं उनको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। यूनिट 9 में आइए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे आप एमएल झिंगन को पढ़ सकते हो, या फिर इग्नू के मटेरियल्स को पढ़ सकते हो। इग्नू की भी मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट है। इग्नू में आप जाइए, मास्टर की या यूजी की इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बुक को आप देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 10 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। देखिए इंग्लिश में बुक रमेश सिंह, जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक इज डॉक्टर एस.एन. लाल। एस.एन. लाल सर की जो बुक है ये वाली, ये मैं सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे इफिशियंट कोई बुक है जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है, तो वो डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है और वो समझ सकता है हिंदी, तो भी आपको यही बुक उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें एस.एन. लाल सर की ये बुक सबसे बेहतर बुक है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं, इस किताब की कवरेज इतनी अच्छी है कि इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी भी कवर होता है, मनी बैंकिंग भी कवर होता है, इसमें आपका जो है पूरा का पूरा प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग, साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर, साथ ही साथ इसमें इंडस्ट्री, साथ ही साथ इसमें ट्रेड, पब्लिक फिनांस, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस बुक को जरूर जरूर पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी समझ सकते हैं, तब भी आप पढ़िए। इसके बराबर जो है कोई बुक, जितनी भी बुक हमने चर्चा की है सबसे बेस्ट है, इसको आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। और लास्टली मैं ये आपसे कहूंगा कि अभी से जब आपके पास 3.5 से 4 महीने का समय है, अपने आप को पूरी तरीके से लगा दो और अपने आप को समझा लो कि ये जो दिसंबर वाला एग्जाम है इसको मुझे किसी भी कीमत तक क्रैक करना है। अगर तुम सोच लिए कि मुझे क्रैक करना है तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो आप अपने और अपने लक्ष्य के बीच में खड़े हो जाते हैं और अपने आप को करने देते हैं। दोस्त, बस अपने आप को समझा लो कि मैं ही हूं जो कि जून 2024 में मैं जीत लूंगा इस लड़ाई को। जिस दिन तुमने ये समझा लिया अपने आप को, सिर्फ दुनिया तुम्हारी रिजल्ट देखनी की प्रतीक्षा करेगी और रिजल्ट तुम्हारा जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करो, आओ कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।